हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री सब्जेक्ट और उसका 8 चैप्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पिछला चैप्टर बच्चा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को पूरे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको पैरा बाय पैरा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहेगा डेफिनेटली। आप चैप्टर मैं पैराग्राफ्स रीड नहीं करूंगी, आप रीडिंग कर सकते हैं और फिर मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी जो आप समझ सकते हैं। एक बार समझ में आ जाएगा तो आंसर्स आप अपने आप लिख पाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स भी मैं आपको बताऊंगी किस किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी हमेशा से मेरी जो रहती है कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर से शेयर कीजिए। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है तो जरूर से लाइक बटन हिट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिविल डिसोबीडियंस। सिविल मीन्स पीपल एंड डिसोबीडियंस का मतलब तो आप सभी को पता होता है कि हमें ओबे जब हम नहीं करते हैं, किसी की बात को हम नहीं मानते हैं तो वो डिसोबीडियंस कहलाता है। तो जब लोगों ने ओबे करना बंद कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वो जो मूवमेंट था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहलाया है। पिछले चैप्टर में लास्ट में हमने देखा था कि लाहौर में जो सेशन हुआ था उस सेशन में ये रेजोल्यूशन लिया गया था कि हम अभी हमारे नेशन के कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने इसी वजह से ये डिसाइड किया, इसी रेजोल्यूशन को लेकर ये डिसाइड किया कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हमने कर भी लिया था क्योंकि लेकिन वायलेंस करने लग गए थे लोग, इसीलिए वो महात्मा गांधी जी ने वो वापस ले लिया था। तो अब नेक्स्ट फेज जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का एक लेवल ऊपर जो आया है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी बहुत सारी खासियत है, वो हम करेंगे आगे। इसी पैराग्राफ को, फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि ये मूवमेंट शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को वार्न किया कि अगर आप हमारे डिमांड्स पूरे करते हैं तो हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे डिमांड्स पूरे नहीं करोगे तो हम ये मूवमेंट चालू करेंगे। तो व्हाट वर द डिमांड्स? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिमांड ये था कि जो सॉल्ट टैक्स ब्रिटिशर्स लगाते थे इंडियंस पे, सॉल्ट खरीदने पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि सॉल्ट तो एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है और उस पर अगर टैक्स लगाया जाए तो कितना ज्यादा अनजस्ट हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं मानी, गांधी जी की बात नहीं मानी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और क्योंकि सॉल्ट बनाने में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, इसीलिए मजबूरन इंडियंस को टैक्स भरना पड़ता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी की बात नहीं मानी कि हम टैक्स नहीं हटाएंगे, हम तो टैक्स लेंगे। तो गांधी जी ने तो डिसाइड कर लिया कि जब डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सत्याग्रह लॉन्च करूंगा और ये सॉल्ट एक्ट जो है, यानी कि जो टैक्स हमें भरना पड़ रहा है, वो सॉल्ट एक्ट को ही मैं तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक द सॉल्ट एक्ट। एक्ट मीन्स जो लॉ बनाया गया है कि आपको टैक्स लेना चाहिए, वो एक्ट ही हम तोड़ देंगे तो टैक्स कहां से लेंगे। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारे फूड में, कॉमन लोगों के फूड में, इसीलिए उसके ऊपर टैक्स इंपोज करना यानी कि बहुत ही एक अनजस्ट बात हो गई है। इसीलिए गांधी जी ने ये सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया था। ये सॉल्ट सत्याग्रह बहुत ही हिस्टोरिक भी बोल सकते हैं, बहुत ही सिंबॉलिक भी इसको बोल सकते हैं, ऐतिहासिक मोमेंट है या फिर यादगार मोमेंट है सॉल्ट सत्याग्रह। इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें ब्रिटिशर्स के जो ऑप्रेसिव अनजस्ट लॉज है उनको तोड़ना है। ऑप्रेसिव अनजस्ट लॉज मतलब ऐसे लॉज जो हमें तोड़ने के लिए बनाए हुए हैं, हमें झुकाने के लिए बनाए हुए हैं और जो बिल्कुल भी बेकार है, मतलब सही नहीं है, जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है, कॉमन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो ऐसे लॉज हमें तोड़ने हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और वो भी बहुत ही पीसफुल। गांधी जी ने जो प्लेस चुनी थी सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, सॉल्ट एक्ट तोड़ने के लिए, वो था डांडी। डांडी एक सी शोर है, मतलब समुद्र किनारा है जो गुजरात में है, और वहां से सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया। तो 12 मार्च 1930 गांधी जी साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में ही है, साबरमती आश्रम से निकले 78 फॉलोअर्स के साथ में, मतलब जो उनके साथ में चल रहे थे 78 पीपल थे ये सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए। उन्होंने करीब करीब 385 किलोमीटर कवर किया पैदल। पैदल चल के 385 किलोमीटर कवर करना बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त।
और जहां जहां से भी गांधी जी गुजरते थे वहां वहां वो स्पीच देते थे कॉमन पीपल को, लोगों को, जो भी गांव उनके रास्ते में आता था वहां रुककर वो लोगों को भाषण देते थे, मतलब स्पीच देते थे। और अपने स्पीचेस में जो भी स्पीच वो देते थे वो लोगों को अपील करते थे कि तुम बिना डरे ज्वाइन हो जाओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। हम जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं, तुम बिना डरे इस मूवमेंट में ज्वाइन हो जाओ। और गांधी जी के इन्हीं स्पीचेस के वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गांव गांव फैल गया और एक बहुत ही अच्छा फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया इस टाइप के किसी मूवमेंट के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। तो फाइनली 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। तो उन्होंने शुरू कब किया था? 12 मार्च 1930। और कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने सॉल्ट एक्ट तोड़ा। उन्होंने क्या किया? सॉल्ट एक्ट कैसे तोड़ा गया? वो जस्ट दांडी पे वहां पर गए, सी शोर पे, एक पिंच ऑफ सॉल्ट उठाया और इसी में सॉल्ट एक्ट टूट गया। मतलब अब हम कोई भी कॉमन पीपल सॉल्ट बना सकता है, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली नहीं रहेगी। और इसी के साथ 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये इस टाइप में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑन व्हाट डेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? दैट इज 6 अप्रैल। ऑन व्हाट डेट गांधी जी broke the salt act on 6th April 1930? तो इस तरह से how many kilometers they have walked? They have walked 385 kilometers. From where they started? They started from साबरमती आश्रम, गुजरात। पेशावर सत्याग्रह, अब ये तो मेन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, मेन इंडिया में जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया या फिर बंगाल हो गया, ये सब जगहों पे तो नॉर्मली फ्रीडम मूवमेंट चल ही रही थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, नॉर्थ वेस्ट यानी जहां पर पंजाब आ जाता है, पंजाब, अमृतसर, लाहौर, लखनऊ, ये सब एरियाज जो आते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, फ्रंटियर मींस बॉर्डर, तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे जो एक आदमी है जिसका नाम है खान अब्दुल गफर खान, ये गांधी जी का बहुत ही लॉयल फॉलोअर है और उसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है खुदाई खिदमतगर नाम की। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना बच्चों, काफी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हु वाज द पर्सन हु वाज द फॉलोअर ऑफ गांधी जी? ही वाज खान अब्दुल गफर खान। और उसे क्या कहते, विच अदर नेम ही वाज नोन एज? ही वाज आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। विच ऑर्गेनाइजेशन ही हैड स्टार्टेड? ही हैड फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदाई खिदमतगर। तो 23 अप्रैल 1930 को इसने भी, मतलब खान अब्दुल गफर खान ने भी सत्याग्रह किया पेशावर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। वहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया। और ये उस वक्त जो ये पूरा का पूरा टाउन जो था पेशावर, ये पूरी सत्याग्रहीज के हाथ में आ गया था करीब करीब एक हफ्ते के लिए। सत्याग्रहीज के हाथ में टाउन आना मतलब ब्रिटिशर्स का रूल उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं सा रह गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दे दिया कि गढ़वाल रेजिमेंट को, वहां पर जो गढ़वालीज रहते हैं, वो लोग जो मिलिट्री में होते हैं, और एक ट्रुप ऑफ आर्मी मैन, तो दैट इज कॉल्ड अ रेजिमेंट। एक पर्टिकुलर ट्रुप, नंबर ऑफ पीपल जो आर्मी में होते हैं उसे रेजिमेंट कहते हैं। तो गढ़वाल रेजिमेंट जो वहां पर थे उनको ऑर्डर दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि तुम इन लोगों के ऊपर, सत्याग्रहीज के ऊपर फायरिंग चालू कर दो, यू स्टार्ट ओपन फायर ऑन द सत्याग्रहीज। लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के जो एक ऑफिसर थे चंद्र सिंह ठाकुर, उसने इनकार कर दिया सीधे सीधे कि मैं तो कोई फायरिंग नहीं करूंगा। तो जिसके वजह से सिर्फ उसने फायरिंग नहीं किया, ऑर्डर्स रिजेक्ट किया, ऑर्डर्स रिफ्यूज किया मानने के लिए, तो उसका कोर्ट मार्शल किया गया और साथ ही साथ उसे बहुत ही सीवियर पनिशमेंट भी किया गया। कोर्ट मार्शल करना यानी कि पूरे आर्मी के सामने उनके जितने भी बैजेस वगैरह है, यूनिफॉर्म वगैरह है, वो निकालना, उसे कहते हैं कोर्ट मार्शल। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में देख रही थी जब महात्मा गांधी जी ने ये सॉल्ट सत्याग्रह चालू किया। तो 4 मई 1930 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि गांधी जी की वजह से वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंचे हैं। हर जगह पे सत्याग्रह चालू हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जो लीडर था ना उन्हीं को अरेस्ट कर लिया, गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिया 4 मई 1930 को। और बहुत सारे सप्रेसिव मेजर्स लिए गए ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दबाने के लिए, उनके प्रोटेस्ट्स को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी जब गांधी जी को अरेस्ट किया तो उसके बाद तो और ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए ऑल ओवर द कंट्री। गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद में, ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ गांधी जी, देयर वर प्रोटेस्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। सो ऑन विच डेट गांधी जी वाज अरेस्टेड? 4 मई 1930। अब अगर हम सोलापुर सत्याग्रह की बात करें तो सोलापुर में जो मिल वर्कर्स थे वो सबसे आगे थे सत्याग्रह ऑब्जर्व करने के लिए।
6 मई 1930 को उन्होंने सोलापुर में हड़ताल किया और बहुत एक बड़ा सा प्रोसेशन मोर्चा वो लोग लेकर निकले सोलापुर में। वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑर्डर दिया उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए। तो जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑर्डर दिया फायरिंग करो इन मिल वर्कर्स के ऊपर जो पीसफुल प्रोसेशन लेके जा रहे थे, तो इसी फायरिंग में बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है वो शहीद हो गए। जैसे शंकर शिवदरे, ही डाइड इन द फायरिंग, शंकर शिवदरे फायरिंग में मर गए। एज ए रिजल्ट पीपल ने क्या किया, क्योंकि फायरिंग चालू कर दी ना, पीसफुल प्रोसेशन निकल रहे हैं उसके ऊपर फायरिंग चालू कर दी, तो लोग गुस्सा हो गए क्योंकि उनके सत्याग्रही मर रहे हैं। एक और जो एक बहुत सारे वॉलंटियर्स है जो, और ये एक इंपॉर्टेंट वॉलंटियर था शंकर शिवदरे, ये भी मर गए। तो पीपल ने क्या किया, गुस्से में आ गए लोग जो है, और उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया पुलिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, कोर्ट्स में, जो ब्रिटिशर्स जो चलाते हैं कोर्ट, वहां पर म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स जो उनके कामकाज करने का प्लेस है ब्रिटिशर्स का, वहां पर उन्होंने हमले कर दिए, मतलब अटैक कर दिए, चाहे वो किसी भी तरीके से अटैक करो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि अब लोग पागल हो गए, लोग तो अटैक कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, जगह जगह पे उनके ऑफिस में घुस घुस के लोगों को मार रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। मार्शल लॉ मतलब कर्फ्यू, एक टाइप का कर्फ्यू कि कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये कर्फ्यू लागू करने से ये जो एजिटेशन था, ये जो मूवमेंट था, ये थोड़ा सा सप्रेस हो गया, यानी थोड़ा सा धीमा पड़ गया, दब गया। तो जो जो लीडर्स इस मूवमेंट में, इस सत्याग्रह में आगे थे, जैसे कि मलप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्णा सारडा, कुर्बान हुसैन एंड जगन्नाथ शिंदे, इन सभी को फांसी की सजा दी गई। दे ऑल वर हैंग टू डेथ। तो जो भी मूवमेंट में आगे थे, मैं उनके नाम दोहराती हूँ, ये आपको ऑड मैन आउट के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये 4 नाम है, मलप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे, दे वर हैंग टू डेथ। अब इन चारों के अलावा यहाँ पे कोई एक मिस आउट होकर दूसरा नाम दे सकते हैं, तो ऑड मैन आउट में आपको ये हेल्पफुल होगा। These are the 4 people: मलप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्णा सारडा, जगन्नाथ शिंदे, कुर्बान हुसैन। धरासना सत्याग्रह। अब गुजरात में धरासना नाम के प्लेस में भी सत्याग्रह हुआ। वहां पर सरोजिनी नायडू ने लीड किया। जैसे दांडी मार्च गांधी जी ने लीड किया था, वैसे वहां पे धरासना में सरोजिनी नायडू ने लीड किया। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में या ऑब्जेक्टिव टाइप में, मैच द कॉलम में वगैरह आता है, या नेम द फॉलोइंग में आएगा। तो पुलिस ने जो भी सत्याग्रही थे यहाँ पे धरासना में, जो सॉल्ट एक्ट तोड़ने के लिए वहां पे आगे आ रहे थे, उन सभी के ऊपर लाठीचार्ज किया। तो सत्याग्रही ने बिल्कुल भी रिटॉर्ट नहीं किया, साइलेंटली उस जो लाठी उनको लग रही थी वो टॉलरेट किया, उन ब्लोज को, लाठी के ब्लोज को टॉलरेट किया, सहन किया। और जब भी वो बहुत ज्यादा चोट उनको लग जाती थी, खून आ जाती थी, या बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते थे, तो उनको मेडिकल एड के लिए लेके जाया करते थे। तो जब जो वॉलंटियर्स सामने हैं, उनको चोट आई है, उनको मेडिकल एड के लिए लेके गए हैं, तो उनकी जगह भरने के लिए दूसरे वॉलंटियर्स आ जाते थे लड़ने के लिए, सामने लाठी खाने के लिए। जब वो जख्मी होते थे तो उनको भी मेडिकल एड के लिए लेके जाते थे, तो और दूसरे वॉलंटियर्स आगे आ जाते थे। तो ये सिलसिला तो बिल्कुल चलता ही जा रहा था कि अगर कोई चोट खा रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा आगे आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा था। और महाराष्ट्र में सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुआ, वडाला, मालवन एंड शिरोडा। ये भी बच्चों आपका है ना, ऑड मैन आउट के लिए आता है या नेम द फॉलोइंग के लिए आता है। इन विच प्लेसेस इन महाराष्ट्र सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस, वडाला, मालवन, शिरोडा। ऑड मैन आउट या फिर नेम द फॉलोइंग, इसके लिए ये आ सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। आप पेंसिल लेकर मार्किंग कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में। अब जहां पर सॉल्ट पेन्स नहीं थे वहां पर भी लोगों ने सत्याग्रह किया। सॉल्ट एक्ट तोड़ने के लिए नहीं है तो दूसरे भी एक्ट, अनजस्ट लॉज है ब्रिटिशर्स के बनाए हुए, वो तोड़ देंगे। तो फॉरेस्ट लॉज तोड़े गए, जहां जहां पर सॉल्ट पेन्स नहीं थे वहां पर फॉरेस्ट लॉज तोड़े गए, जिसे हम जंगल सत्याग्रह भी कहते हैं। तो जंगल सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुआ था महाराष्ट्र में? बिलाशी, संगमनेर, कलवान, चिरनेर एंड पुसाद। ये जो चीज है ना बच्चों, आपको ये ऑड मैन आउट के लिए भी आ सकता है या फिर नेम द फॉलोइंग के लिए भी आ सकता है। ज्यादातर तो ऑड मैन आउट के लिए ही आएगा। बिलाशी, संगमनेर, कलवान, चिरनेर एंड पुसद, ये 5 प्लेसेस हैं महाराष्ट्र के जहां पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। और आदिवासी लोगों ने लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट किया था इस टाइप के सत्याग्रह में। आदिवासी, ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोगों ने लार्ज नंबर्स में सपोर्ट किया था इन जंगल सत्याग्रह को, पार्टिसिपेट किया। सेक्रीफाइस ऑफ बाबू गेनू। अब मुंबई में भी ये मूवमेंट चल रहा था। देखो गुजरात में तो सॉल्ट सत्याग्रह चल ही रहा था, महाराष्ट्र में भी ऑल ओवर अलग अलग प्लेसेस में मूवमेंट चल रहे थे। लेकिन जो मुंबई है, मुंबई में मिल वर्कर्स भी काफी थे
और यहाँ पे जो फॉरेन गुड्स का व्हीकल्स आता था उसको रोकने के लिए यहाँ के मिल वर्कर्स रास्ते पे उतर गए थे। उनमें से सबसे आगे थे बाबू गेनू। तो बाबू गेनू वो एक मिल वर्कर थे, वो उन्होंने क्या किया, वो रास्ते पर जाके लेट गए। वो किसी भी ट्रक को आगे जाने ही नहीं देना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की उनको वहां से हटाने की, लेकिन वो हटने को ही तैयार नहीं थे। फाइनली ब्रिटिशर्स ने ट्रक उनके ऊपर चढ़ा दी। तो इस तरह से बाबू गेनू ने ही शहीदी प्राप्त की, मार्टरडॉम। और ये जो शहीदी थी बाबू गेनू की, मार्टरडॉम था, ये एक नेशनल मूवमेंट के लिए एक इंस्पिरेशन था, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन था कि अगर एक छोटा सा मिल वर्कर अपनी जान दे सकता है, फॉरेन गुड्स को नहीं आने दे सकता है, तो हम लोग भी तो कोशिश कर ही सकते हैं ब्रिटिशर्स को रोकने के लिए हर हाल में। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। आगे बढ़ने से पहले मैं वापस से बैक पेज पे जाती हूँ, फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहला फीचर और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि अब तक जितने भी मूवमेंट्स हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो सब के सब अर्बन सिटीज तक ही लिमिटेड थे। रूरल एरिया तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो रूरल एरियाज में तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था, मतलब अर्बन एरियाज में तो हो ही रहा था, सिटीज में तो हो ही रहा था, लेकिन रूरल एरियाज में भी लार्ज नंबर में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इतना ही नहीं, वुमेन्स ने भी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इतने वुमेन्स पार्टिसिपेशन नहीं था जितना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में था। जैसे कि कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता लेड द सत्याग्रह, इन सभी वुमेन्स ने भी सत्याग्रह को लीड किया, यानी एज अ लीडर बनकर आगे चले। तो ये जो पार्ट है ना, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। साथ ही साथ ये मूवमेंट जो है कंप्लीटली नॉन वायलेंस था, नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की सप्रेस करने की ये मूवमेंट को, लोगों को दबाने की, बट लोग जो है, हथियार तो थे नहीं लोगों के पास में, लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स को। और इसी वजह से इंडियंस जो है अब एकदम फियरलेस हो गए थे, मतलब अब उनको बिल्कुल डर नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब आओ देखो हम क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स तो ऐसे हो गए थे अभी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन द ओपिनियन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसी वक्त रामसे मैकडोनल्ड ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो है इंडिया के, उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की लंदन में। कॉन्फ्रेंस मतलब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और इसी कॉन्फ्रेंस को कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये जो हुआ था बिटवीन 1930 से 1932 के पीरियड में, क्योंकि इसी दौरान 3 ऐसे कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए गए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, रामसे मैकडोनल्ड जो है, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, वो चेयरमैन थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव थे, इंग्लैंड से भी थे रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडिया से भी थे इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले। इंडिया से जो लोग थे वो थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना एक्सेट्रा। तो ये नाम आपको आ सकते हैं ऑड मैन आउट के लिए। तो ये सारे लोग थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू और बैरिस्टर जिन्ना, ये सब लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस करने के लिए वहां आए हुए थे। और किस टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले थे, व्हाट वर द वेरियस टॉपिक्स। टॉपिक्स क्या था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, की इंडिया में सेंट्रल लेवल पे तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी ही है, साथ में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल स्टेट इन इंडिया। फेडरल स्टेट मतलब छोटे छोटे जो स्टेट्स है ना, अभी हमारे 29 स्टेट्स है, वैसे एक छोटे छोटे स्टेट्स हमारे कंट्री में बनाने थे। Representatives of different political parties in India and rulers of princely states participated in the conference। तो सभी representatives इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे वो भी यहाँ आए थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो भी यहाँ आए थे। ये सभी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। लेकिन जो नहीं आए थे वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से ही जानी जाती है इनफैक्ट देखा जाए तो। और इतनी बड़ी पार्टी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसीलिए ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो मीनिंगलेस हो गया, यानी कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लेंगे या लिया होगा वो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया की थी उसी के कोई मेंबर नहीं थे। गांधी इरविन पैक्ट। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये आशा जताई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो जरूर
होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में जो उस वक्त वाइसरॉय थे, किसने? प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर इंडिया में जो वाइसरॉय थे उनसे कहा कि वो महात्मा गांधी जी को रिलीज करे और उनसे इंसिस्ट करे कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए, पार्टिसिपेट करे। इसीलिए यहाँ के वाइसरॉय ने जितने भी जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स जो जेल में थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन सभी को रिलीज कर दिया था, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी। तो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन गया था कि हाँ चलो, प्रिजनर्स हमको जेल से रिलीज कर दिया है, हमारी बात सुनने को तैयार है, हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। तो ये अच्छा एटमॉस्फेयर था उस वक्त हमारे पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। तो इसी वजह से एक पैक्ट साइन किया गया था बिटवीन महात्मा गांधी एंड वाइसरॉय इरविन, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ये पैक्ट इसलिए साइन किया था क्योंकि इस पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएंगे। तो यही एक पैक्ट था, एग्रीमेंट, पैक्ट मीन्स एग्रीमेंट। तो ये एक पैक्ट साइन किया गया था बिटवीन गांधी जी एंड वाइसरॉय इरविन, इसी वजह से इसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। इस पैक्ट के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अश्योर किया था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी इंडिया को, और साथ ही साथ एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा इंडिया के लिए। तो इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है विड्रॉ कर लिया कि चलो ठीक है, हमारी बात सुनने को तैयार है गवर्नमेंट, हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है, तो हम ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लेते हैं। और उन्होंने ब्रिटिश इंडियंस ने, कांग्रेस पार्टी ने एग्री भी किया कि वो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब 1930 में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, इसीलिए वो फेल हो गया। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी अटेंड करने के लिए गए थे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनके। और साथ ही साथ अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के लोग भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बनके गए थे। पॉलिटिकल पार्टीज भी थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स भी थे, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स भी वहां पर इन्वाइट किए गए थे। तो बहुत सारे लोग वहां पर इन्वाइट किए गए थे गांधी जी के अलावा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर चालाकी से माइनॉरिटीज का इश्यू रखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पर्सपेक्टिव, यानी कि नया जो हम बनाने वाले हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसा होगा, उसका नेचर भी रखा। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जो दूसरे लीडर्स थे, ऑपोजिशन के लीडर्स या फिर दूसरे माइनॉरिटीज, दूसरे कास्ट के लीडर्स या प्रिंसली स्टेट्स के लीडर्स, ये सब एग्री नहीं थे गांधी जी के साथ में। गांधी जी तो चाहते थे कि सारा का सारा इंडिया अंडर वन रूल आए, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो या कोई डिविजन ना हो, लेकिन बाकी लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी जी ने बहुत कोशिश की थी अनएनिमिटी लाने के लिए उनके ओपिनियन में, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, दूसरे लीडर्स ने उनकी बात नहीं सुनी। फाइनली गांधी जी बिकेम डिसअपॉइंटेड एंड रिटर्न बैक टू इंडिया। तो गांधी जी जो है वापस रिटर्न आ गए। तो ब्रिटिशर्स ने चालाकी से गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया और चालाकी से उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी फेल करवा दिया। कोई नतीजा नहीं आया, इंडिया को फ्रीडम देने की बात कहीं पर भी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि सभी जितने भी इंडियन लीडर्स आए थे वो किसी भी एक बात पर सहमत नहीं थे। दे वर नॉट एग्रीइंग टू वन सिंगल पॉइंट। तो गांधी जी यही चाहते थे कि सभी एक सिंगल पॉइंट पर एग्री हो, लेकिन सभी नहीं हुए। तो सब अगर एग्री ही नहीं होंगे तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी? तो ये चालाकी थी, इसी वजह से तो उन्होंने माइनॉरिटीज का इश्यू रखा। तो आगे पूना पैक्ट। अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो दलित्स के रिप्रेजेंटेटिव बनके वहां पर आए थे। तो उन्होंने वहां पर क्या डिमांड रखी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित, यानी दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अभी इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इलेक्टोरेट्स मतलब वो होता है कि अगर कोई एरिया या कोई एक जाति के लोग इनफ रिप्रेजेंटेड नहीं है, उनको एक फेयर चांस नहीं मिल रहा है, तो उनको अपना ही एक लीडर चूज करने का मौका मिलता है और वो लोग वोट करते हैं उसी लीडर को जिताने के लिए। तो ये है इलेक्टोरेट। तो दलित लोगों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, यानी कि दलित लोगों का भी एक लीडर हो और दलित लोग वोट भी करे, इसीलिए तो उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात रखी, जो कि गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने डिक्लेयर किया कम्युनल अवार्ड्स। अब कम्युनल अवार्ड्स का मतलब क्या है कि जिस तरह से ये इलेक्टोरेट्स है
वैसे ही दूसरे भी जाति के कास्ट के लोग हैं, माइनॉरिटीज है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, सभी ये छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं। तो इन सभी कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलना चाहिए। तो इस तरह से तो पूरा कंट्री डिवाइड हो जाएगा। सभी लोगों को सबका अपना अपना एरिया दे देंगे, सबके अपने अपने लीडर्स दे देंगे, तो कंट्री को कौन देखेगा? सब अपने अपने कम्युनिटी को देखेंगे। तो यही बात रामसे मैकडॉनल्ड ने क्या किया, हमें डिवाइड करने के लिए उन्होंने ये कम्युनल अवार्ड्स रखा। कम्युनल अवार्ड्स के लिए रामसे मैकडॉनल्ड इज प्राइम मिनिस्टर, रामसे मैकडॉनल्ड इज रिस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने डिक्लेयर किया और उसके हिसाब से दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया। अब गांधी जी जो है उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने फास्ट चालू कर दिया अनटू डेथ, कि मरने तक उपास रखेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। उस वक्त गांधी जी यरवाड़ा जेल में थे और वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने ये फास्ट किया अनटू डेथ। तो जितने भी लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन सभी ने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से कि आप ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का आपका डिमांड है वो प्लीज गिव अप कर दीजिए। गांधी जी हमारे देश के नेता हैं और उनके वजह से हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लीडरशिप के अंडर में। अगर उनको कुछ हो गया तो हमारा देश पूरी तरह से हिल जाएगा। तो एक बड़े इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रेडी हो गए ये एक्सेप्ट करने के लिए कि चलो ठीक है, आई विल गिव अवे, मैं इस चीज को छोड़ दूंगा कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो 1932 में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे हम फेमस पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इस पैक्ट के हिसाब से जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है दलित के लिए उसे कैंसिल कर दिया गया और उसके जगह पे एक ऐसा प्रोविजन कर दिया गया, एक ऐसा रास्ता बनाया गया जिसमें सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। यानी कि इन सीट्स पर तो दलित के ही लोग आएंगे। अब असेंबली में जितनी भी सीट्स होती है 250, 252 समथिंग जितनी भी सीट्स होती है उसमें से कुछ सीट्स जो है दलित लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। वैसे ही जैसे कि 33% या 50% सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती है, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व रहती है, क्रिश्चियन, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, अलग अलग माइनॉरिटीज, सब कास्ट वालों के लिए रिजर्व सीट्स रहती है। वैसे ही दलित लोगों के लिए भी एक सीट जो है कुछ सीट्स जो है रिजर्व कर दी गई। यानी कि अब उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा बट उसके जगह पे उनके लिए कुछ सीट्स जो है रिजर्व रखी जाएगी। सीट्स रिजर्व करना मतलब उन सीट्स पर सिर्फ वही कास्ट के लोग इलेक्ट हो सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कुछ खास नहीं रहा, फेल रहा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, तो 1932 में जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था इंग्लैंड में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो पहले से ही उसको बॉयकॉट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडॉनल्ड, उन्होंने इंडिया को कास्ट बेसिस पर डिवाइड करने की कोशिश कर दी थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिससे काफी नुकसान हो गया था इंडियंस का। इसी वजह से उन्होंने बॉयकॉट ही कर दिया, मतलब अटेंड ही नहीं करना है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसी वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो है फेल हो गया, वैसे ही फ्यूटाइल फेल हो गया। सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब क्योंकि आपको भी याद होगा गांधी इरविन पैक्ट से, अभी ऊपर हमने पढ़ा, गांधी इरविन पैक्ट से ऐसा हो गया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था और ये कहा गया था कि इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, अब इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी नहीं बना और प्लस इंडिया को डिवाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस स्टार्ट किया जाएगा। तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया इंडिया में आने के बाद में कि वो जो है वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिजेक्टेड हो गए थे। और जैसे ही उन्होंने ये सोचा या करना चाहा वैसे ही उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया वापस से। तो लोगों के बीच में जो गुस्सा फैला है वो तो एक अलग ही बात थी कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, हमारे लीडर को अरेस्ट कर लिया, तो पीपल बहुत गुस्सा हो गए थे। गवर्नमेंट ने, जो लोगों ने गुस्सा दिखाया ना, अब लोग तो एकदम फियरलेस हो गए हैं। अब जो लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, बहुत ज्यादा ऑपरेसिव मेजर्स लिए। ऑपरेसिव मेजर्स मतलब कि लोगों को दबाने के लिए, उनके एक्टिविटीज को क्रश करने के लिए जो सही लग रहा था उनको, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वैसा वो कर रहे थे। तो देयर वाज स्ट्रेंगलिंग ऑफ सिविक राइट्स एवरीवेयर, मतलब लोगों के जो हक है उनसे छीन रहे थे, उनको कोई राइट्स ही नहीं मिल रहा था। तो वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी इंडियंस को परेशान करने के लिए। तो ये जो नेशनल कांग्रेस जो है और उससे जितने भी एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस है, सबको इलीगल घोषित कर दिया गया है कि नहीं, ये बिल्कुल भी लीगल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, दे ऑल आर इलीगल, उनको इमीडिएटली बंद किया जाए। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। साथ ही साथ नेशनल न्यूज़पेपर और लिटरेचर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, यानी कि कोई लिखेगा नहीं गवर्नमेंट के खिलाफ। कोई न्यूज़पेपर जो है
छपेगा नहीं ब्रिटिशर को दिखाने के पहले, किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर को दिखाने से पहले कोई भी न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल छपेगा नहीं। तो ये जो पैराग्राफ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट का जो ये पैराग्राफ है ये आंसर में आपके आता ही आता है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे न्यूज़पेपर पे, लिटरेचर पे। फाइनली अप्रैल 1934 पे गांधी जी ने ये विड्रॉ कर दिया, मतलब वापस ले लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर आके खत्म हो गया। तो इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पसंद आता है तो जरूर से लाइक बटन हिट कीजिए। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।